हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा देखो, नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया है जिसमें उसने मैच द कॉलम कह रहा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में उसने दे रखे हैं सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस और लिस्ट 2 में दे रखे हैं उन फेजेस में क्या हो रहा होता है सेल में, या उस फेज में सेल क्या हो रहा होता है। तो आपको ये मैच करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपके चैप्टर से, क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 10 से। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सोल्यूशन, मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन, इंडिविजुअल सोल्यूशन पोस्ट कर चुका हूँ चैनल पे, वन शॉट सोल्यूशन भी पोस्ट कर चुका हूँ। तो आज एक मैं क्यों डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलना है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन एग्जामिनर को एनसीईआरटी से ही बनाना है और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो तो लिमिटेड है। तो क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनर को ड्रॉ करना है, जो फॉर्म करना है, उसको वहीं से फॉर्म करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। अब हर साल नया कहाँ से ले आए, तो बेटा वही बातें होती हैं, घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछी जाती हैं, अदर लैंग्वेज में पूछी जाती हैं। तो कभी उसने आपको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दे दिया, कभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा कि इन एम फेस डिस्क्राइब करेगा कि ये हो रहा है, इन एस फेस डिस्क्राइब करेगा कि ये हो रहा है, बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है कि सेकंड करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बेसिकली बातें वही हैं। तो आपको जो यहाँ पे भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, भले वो रिपीटर हैं भले वो फ्रेशर हैं, आप लोग के लिए गोल्डन लाइन जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है। देखिए, अगर रिपीटर है तो रिपीटर बेटा आप कई बार अपना सिलेबस लगा चुके हो और बार बार वही चीज़ें पढ़ना, एनसीईआरटी को उसी तरह से पढ़ना बोरिंग हो जाता, मैं जानता हूँ। तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आपकी एनर्जी डिप होने लगती है, आपका मन नहीं लगता। आप नए तरह से पढ़िए एनसीईआरटी, लेकिन नए तरह से पढ़िए, नई तरह से अप्रोच करिए। आप देखिए, अगर आप एग्जामिनर हो तो ये क्वेश्चन आप कैसे फ्रेम करेंगे, आप उसको सोचिए और क्वेश्चन बनाइए, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपका मन भी लगेगा, ठीक है जी। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलनी है। आप रिपीटर हैं तो आप जानते हैं आप कहाँ पे मिस्टेक करी है इस साल या पिछले साल, आपको उसको सबसे पहले क्या करना, रेक्टिफाई करना। अब आप वो मिस्टेक ना करिए। आप एनसीईआरटी बार बार लगातार पढ़िए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने नोट्स पे बिलीव करिए और केवल एनसीईआरटी पढ़िए जो आपका कहीं पे मानिए ग्लाइकोलिसिस में दिक्कत है, या टीसीए साइकिल में दिक्कत है, या लैकोपेरॉल में दिक्कत है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दिक्कत है, या आपका पेडिग्री एनालिसिस में दिक्कत है, तो वो जल्दी से आप उन टॉपिक्स को नोट करिए और उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखिए और उन टॉपिक को कोई दूसरी रेफरेंस बुक ट्रूमैन बायोलॉजी से आप स्टडी करिए। ट्रूमैन बायोलॉजी की लैंग्वेज को कतई ना फॉलो करिएगा, आप उससे अपना जो मतलब की बातें समझनी है, केवल पर्टिकुलर टॉपिक। मानिए आपका रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, तो भैया ट्रूमैन बायोलॉजी का रेप्लिकेशन ना देखिएगा, ना पढ़िएगा, वरना आप कंफ्यूज होंगे। जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ के आपका कोई टॉपिक थोड़ा सा फंस रहा है, आपको उसमें थोड़ा और ज़रूरत है किसी और से कुछ मिल जाए, उससे रिलेटेड वीडियो, केवल उसी टॉपिक को छेड़िए, उससे रिलेटेड वीडियो देखिए और उससे रिलेटेड आप आर्टिकल सर्च करिए ट्रूमैन बायोलॉजी में, फिर आप उसको कर लीजिए स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन जब लगा लें तो क्वेश्चन को दूसरे अपने खुद ही लैंग्वेज में सोचिए कि अगर मैं एक होता तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछता अपने स्टूडेंट से। उस तरह की प्रैक्टिस करिए जिससे आप शार्प होंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बहुत काउंट करती है। और पिछले 2-3 साल के नीट 2021 से लेके 22-23 के क्वेश्चंस बार बार लगाइए, एक बार लगाने से नहीं, बार बार लगाइए। और जब आप बात करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, मानिए ग्लाइकोलिसिस का क्वेश्चन आपने 3 साल का लगाया, तो ग्लाइकोलिसिस से तो क्वेश्चन बेटा आना ही आना है। फिर से उसको सोचिए कि इससे क्वेश्चन अगर मैं बनाऊंगा तो ये 3 बातें तो पूछी जा चुकी हैं, कहाँ से मैं नई बात लाऊं, या जो क्वेश्चन पूछा गया उसको किस तरह से मैं ऐसा बना दूं, नई लैंग्वेज बना दूं कि क्वेश्चन नया टाइप का लगे, क्योंकि एग्जामिनर भी यही करता है। अब आप देखिए, जो रेस्पिरेशन से आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर से आप देखेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आप देखेंगे कि पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज से क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल लगभग क्वेश्चन आता, आपको उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। इस साल भी क्वेश्चन आया था कि अगर मैं हूँ तो क्या पूछूं, कैसे पूछूं। वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पे। इसमें एम फेज, G2 फेज, क्विंसेंट फेज, G1 फेज दे रखा है। कहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, तो पेज नंबर आपको 163 पे
क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहाँ पे उसने बोला सेल साइकिल को 2 फेज में बांट रहा है, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज कह रहा वो फेज है जब सेल अपने को प्रिपेयर कर रही होती फॉर द अपकमिंग सेल डिवीजन, और एम फेज वो फेज है जो कि प्रॉपर सेल डिवीजन का फेज है। सेल डिवाइड हो जाती है, अल्टीमेटली 2 सेल्स बन जाती हैं। तो देखिए कह रहा है द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स और माइटोसिस अकर, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, और 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज है वो क्या है, इंटरफेज है। फिर उसने बताया कि ह्यूमन सेल साइकिल जो है, ह्यूमन सेल करीब 24 आवर लेती है, उसमें भी 23 आवर्स वो इंटरफेज में बिता रही, मतलब मोर देन 90% टाइम अपना वो इंटरफेज में बिता रही है। एम फेज की शुरुआत उसने बोला किससे हो रही है, शुरुआत हो रही न्यूक्लियर डिवीजन से, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। और इसमें होता क्या कि डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद एम फेज पे ये जो कैरियोकाइनेसिस हुआ, एम फेज का एंड किससे होगा, साइटोप्लाज्म के डिवीजन से होगा, जिसको आप साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और अंत में आपको 2 डॉटर सेल मिल जाएंगी। इंटरफेज को उसने बोला जी हम 3 फेज में बांट सकते हैं, G1S एंड G2। अब G1S और G2 में क्या हो रहा है, यही आपसे क्वेश्चन बार बार हर बार लगातार हर साल वो लगभग पूछ लेता है, अलग अलग तरह से पूछ लेता है। तो G1 फेज में क्या हो रहा है, G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। DNA ये जो G1 फेज है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है इंटरवल। इंटरवल किस चीज़ का, बिटवीन माइटोसिस एम फेज के, एम फेज और इनिशिएशन ऑफ DNA डुप्लीकेशन, DNA रेप्लिकेशन, उसके बीच का जो टाइम है, अंतराल है, इंटरवल है, ये उसको बता रहा है G1 फेज। तो G1 फेज में क्या होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, लेकिन DNA डुप्लीकेशन नहीं करेगी। एस फेज में क्या होगा, DNA डुप्लीकेशन हो जाएगा, DNA डुप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होंगे। क्रोमोसोम का नंबर मतलब डबल नहीं होगा, DNA का कंटेंट तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा। फिर से सुन लो, एस फेज में DNA कंटेंट गेट्स डबल बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कॉन्स्टेंट और सेम। तो क्रोमोसोम नंबर मानिए आपके पास 10 आम थे, सपोज 1-1 किलो के थे, तो एस फेज के बाद वो आप 10 ही रहेंगे, 2-2 किलो के हो जाएंगे। तो DNA कंटेंट को हम लोग C वैल्यू से बताते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग N से, बल्कि कहिए नंबर ऑफ जीनोम को हम लोग M से बताते हैं। हाँ, नंबर ऑफ जीनोम को हम लोग N से बताते हैं। अगर किसी सेल की वैल्यू N की वैल्यू 1 है तो हैप्लॉइड सेल है, N की वैल्यू 2 है तो डिप्लॉइड सेल है, N की वैल्यू 3 है, 3N है तो ट्रिप्लॉइड सेल है, 4N है तो टेट्रापोलाइड सेल है। तो N बेसिकली बता रहा नंबर ऑफ जीनोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और सेल। तो न्यूक्लियस या सेल में कितने जीनोम प्रेजेंट है, N उसको बताता है। अगर 1 जीनोम है तो हैप्लॉइड, 2 जीनोम है तो डिप्लॉइड। ठीक है जी। अब ये जीनोम जो है, जीनोम क्या, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा सेट क्रोमोसोम का, एक पूरा सेट क्रोमोसोम का जीनोम कहलाता है, जिसमें हर क्रोमोसोम सिंगल होगा, डबल नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीसीज के अनुसार होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल जीनोम में 23 है, एप्स में 24 है, अनियन में 8 है, पाइसम सेटाइवम में 7 है, ड्रोसोफिला में 4 है। तो स्पीसीज के हिसाब से अब देखिए अलग अलग नंबर है, लेकिन वो मिलके एक सेट बना रहे हैं तो एक जीनोम बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, हालांकि DNA डुप्लीकेट हो जाता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो बना वो भी सेंट्रोमियर से ही अटैच होगा। तो DNA डुप्लीकेट हो गया, DNA कंटेंट डबल हो गया, जिसको कि हम लोग C वैल्यू से बताते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीनोम या क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं एस फेज के बाद। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड मेरी वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे मैंने इसको और थोड़ा डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं आपको खाली हिंट करके छोड़ रहा हूँ। तो ये तो हो गई एस फेज की बात। और अगर DNA डुप्लीकेशन हुआ, साथ के साथ सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा अगर एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। तो आइए G2 फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में प्रोटीन आर सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं जो माइटोसिस सेल डिवीजन में काम आएंगी, साथ के साथ सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है। इसके बाद आप आ जाइए G0 फेज या आपकी क्विंसेंट स्टेज। तो क्विंसेंट स्टेज वो स्टेज है जब सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर रही, मतलब डिवाइड नहीं हो रही या अपना नंबर नहीं बढ़ा रही। ठीक है, वो कहलाती है G0 फेज। तो G1, ये जो हमारी G1 फेज की बात हो गई, एस फेज की बात हो गई, G2 की बात हो गई और G0 की बात हो गई। तो कह रहा है सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, सेल डिवीजन को शो नहीं करती। वो क्या करती हैं, मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेशनली, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कभी कभी डिवाइड होती हैं जब ज़रूरत होती है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड, जो डिवाइड नहीं होंगी, वो क्या करेंगी, G1 फेज से एग्जिट कर जाएंगी, और G1 फेज से एग्जिट करके इनएक्टिव स्टेज में एंटर हो गई, क्विंसेंट स्टेज में एंटर हो गई, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन अब वो तब तक, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक वो प्रोलिफरेट नहीं करेगी।
तो ये वाली फेजेज आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस।